नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बात करेंगे पर्यावरण प्रैक्टिस सेट के मॉडल पेपर की बात करेंगे। यह मॉडल पेपर आपके एनसीईआरटी के एग्जाम पैटर्न पर 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है और यह सिलेक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है संभावित प्रश्न है और इसी टाइप के आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सभी का वेलकम, अभिनंदन है शिक्षा भर्ती के चैनल पे, जायसवाल कोचिंग सेंटर पे, पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, इसकी पिछली क्लासेज, पिछले प्रैक्टिस सेट, अदर सब्जेक्ट की क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारे आई बटन पे लिंक आएगा। इस वीडियो देखने के बाद पिछली क्लासेस भी आप लोग आसानी से देख सकते हैं आपके सिलेबस के अनुसार। चलिए, पर्यावरण अध्ययन की 16वीं आपका जो 16 नंबर है प्रैक्टिस सेट है, इसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित प्रश्न पूछने पर बच्चों में किस कौशल का विकास होता है। यानी जो बच्चे होते हैं, मेरे शिक्षक बंधुओं, आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, ठीक है। अनुभव से पर्याप्त है, आपके पास अनुभव बिल्कुल समझ सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके पास, ठीक है, क्योंकि आप लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं। तो ये बताइए, जो बच्चों में प्रतिदिन डायरी लिखने या मौसम दर्ज करने एवं उससे संबंधित जो प्रश्न पूछते हैं आप लोग, तो बच्चों में किस कौशल का विकास होता है उससे? लेखन कला के कौशल का, अनुमान लगाने के कौशल का, संप्रेषण कौशल का या मापने के कौशल का? तो क्या हो जाएगा? संप्रेषण कौशल का विकास होता है। अगर आप बच्चों से प्रतिदिन डायरी लिखने, मौसम दर्ज करने संबंधित अगर प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये किस कौशल का विकास होता है? इससे संप्रेषण कौशल का विकास होता है बच्चों में। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। प्रश्न है दोस्तों, अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। जो आपकी अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं हैं उनकी समझ विकसित की जा सकती है बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर, बाजार के रोल प्ले का आयोजन करवाकर, मूल जैवी अमूर्त धारणा को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके या उपरोक्त सभी। तो अर्थशास्त्र की मूल अवधारणाओं की समझ विकसित की जा सकती है। किससे विकसित की जाती है? तो इन सभी से विकसित की जा सकती है। बैंक पोस्ट ऑफिस का भ्रमण करवाकर भी विकसित किया जा सकता है, बाजार के रोल पे का आयोजन करवाकर, और मूल जैवी अमूर्त धारणाओं को उदाहरणों द्वारा व्यक्त करके। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इस बार जो आपके पेपर हो रहा है वह एनसीईआरटी के पैटर्न पर हो रहा है। जिस प्रकार आपके सी टेट, यूपी टेट में पूछे जाते हैं प्रश्न, उसी प्रकार के आपके एमपी टेट में भी प्रश्न आएंगे। पिछले की तरह नहीं होगा, जो पहले आपके संविदा में 2012 में या 13 में जो एग्जाम हुआ तो उसमें पूछे जाते, उसमें नहीं आएगा। आपने देखा होगा 2018-19 में वर्ग 1-2 का जो पेपर हुआ था वो भी आपके एनसीईआरटी के पैटर्न पर हुआ था, इसलिए हाई लेवल था, तो बहुत से सीटें खाली रह गई हैं। तो आपसे इसलिए ठीक है, आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि क्लासेस अच्छे देखिए, सभी क्लासेस अटेंड कीजिए और लास्ट यानी अंतिम तक वीडियो देखिए, सभी प्रश्न अटेंड करके जाइए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं रिश्ते नाते, संस्कृति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मकान, सड़कें, पूजा स्थान या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण मतलब क्या होता है? हमारे चारों तरफ का आवरण। तो हमारे चारों तरफ का जो आवरण है उसमें रिश्ते नाते, संस्कृति भी आती है, पेड़ पौधे, जीव जंतु भी आते हैं, मकान, सड़कें, पूजा स्थल भी आता है। तो उपरोक्त सभी जो है पर्यावरण के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है दोस्तों? लाजवाब प्रश्न है और प्रश्न पूछा जा रहा है कि शारदा एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था। ये ज़्यादातर आपकी टीटी एग्जाम में ऐसा प्रश्न आता है कि शारदा एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित है, और आपके ऑप्शन पे आ जाता है। तो ये बाल विवाह से संबंधित है, विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट अधिनियम। लेकिन ये नया प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, संभावनाएं हैं दोस्तों इस प्रश्न की कि शारदा एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ था। 1829 में, 1929 में, 1973 में या आपके 1941 में पारित किया गया था। तो शारदा एक्ट अधिनियम कब पारित हुआ? आपके 1929 में पारित हुआ था, ठीक है। और शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से है, जिसमें विवाह के लिए लड़का या लड़कियों की आयु का निर्धारण किया गया था। और इस एक्ट के तहत 18 वर्ष लड़कियों के लिए आयु और 14 वर्ष तय की गई थी। लड़कों के लिए कितनी आयु? 18 वर्ष, और लड़कियों के लिए 14 वर्ष तय की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। पेडागोजी का प्रश्न है, आप भावी अध्यापक अध्यापिका बनने जा रहे हैं, शिक्षक हैं, ये बताइए कि बच्चों के लिए सीखने का अगर अवसर प्रदान करना हो तो आप
इनमें से क्या नहीं करेंगे। नहीं मतलब निगेटिव प्रश्न है, तो निगेटिव वर्ड, निगेटिव ऑप्शन देखना है। उनकी अवधारणात्मक संरचना को स्पष्ट करने में मदद करेंगे, बच्चों को समस्या सुलझाने के लिए प्रेरित करेंगे, ये तो दोनों करना है। उन्हें सुझाव और संकेत देंगे जिससे वह नया ज्ञान सीखें, बिल्कुल सही बात है। उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझ देंगे। अब सभी ऑप्शन दिख रहे हैं। अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बच्चों के लिए सीखने के अवसर प्रदान करने के लिए आप इनमें से क्या नहीं करेंगे। तो बच्चों में अगर अवसर प्रदान करना है तो उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से क्या है, समझ दें। ठीक है, उन्हें सही उत्तर अच्छी तरह से समझ दें। ये क्या होगा, अगर आप ही बता देंगे तो बच्चों के लिए अवसर फिर क्या रहेगा। अवसर मतलब देना, उसको भी बच्चे को देना, मौका देना। मौका दीजिए बच्चे को, डिस्प्ले, ठीक है, वो डिस्प्लेन करें, बताएं, विस्तार से बताएं, अपने तरीके से बताएं, अपने ज्ञान से, अपने बुद्धि के तार्किक सोच से बताएं। ठीक है, तार्किक शक्ति जो है उसके उपयोग करें। तो ये क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन जो है ये नहीं करना चाहिए अगर आपको बच्चों में सीखने का अवसर प्रदान करना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से छात्रों को अधिगम हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिसमें छात्र स्वतंत्रता पूर्वक समस्या को हल करने के लिए प्रेरित हों। छात्रों को सही उत्तर समझा देने से वे अधिगम के लिए क्या है, प्रेरित नहीं होंगे। इसलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूं, आप लोग कमेंट कीजिए आंसर में कि आज की क्लास 30 में से कितना आप लोगों का स्कोर कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। अगर आप 22+ कर रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, सिलेक्शन की ओर जा रहे हैं। सभी दोस्तों का वेलकम, अभिनंदन है। और प्रश्न यह है कि बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है। बच्चे का जो समाजीकरण का पाठ है विद्यालय से प्राप्त होता है, परिवार से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक केंद्र से। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ा है, तो आप लोग जानेंगे कि बच्चे का समाजीकरण का पहला पाठ जो है वह परिवार से ही प्रारंभ होता है, परिवार से ही शुरू होता है। और समाजीकरण का पहला पाठशाला परिवार ही होता है। शाकाहारियों का मांसाहारी कहलाता है। सभी लोग कमेंट करेंगे, शाकाहारियों का मांसाहारी क्या कहलाता है। सभी लोग कमेंट करें, लाजवाब प्रश्न है। शाकाहारियों का मांसाहारी, पहली बार यूट्यूब के इतिहास में टीटी के चैनल पे पहली बार आपको शिक्षा जगत के चैनल पे यह प्रश्न मिलने जा रहा है। और संभावित प्रश्न है कि शाकाहारियों का मांसाहारी कहलाता है, मांस कहलाता है, दूध कहलाता है, सोयाबीन या अंडा कहलाएगा। सभी लोग कमेंट करेंगे, शाकाहारियों का मांसाहारी कहलाता है, मांस, दूध, सोयाबीन, अंडा। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, शाकाहारियों का मांसाहारी कहलाता है आपका सोयाबीन कहलाता है। क्या है दोस्तों, सोयाबीन। क्यों कहलाता है, पूरा डिटेल के साथ लेकर आया हूँ। क्योंकि प्रोटीन शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण तथा उनकी मरम्मत होती है। इसकी कमी से क्वाशियोरकर यानी सूखा रोग होता है, प्रोटीन की कमी से। और सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में लगभग 43% जो होती है प्रोटीन होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। ऊर्जा का पिरामिड होता है, कैसा होता है, उल्टा होता है, सीधा होता है, अनियमित होता है या इनमें से नहीं होता है। तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है सभी लोग जानते हैं सीधा ही होता है, उल्टा होता है। बहुत से बच्चे उल्टा भी कर देते हैं, लेकिन ऊर्जा का पिरामिड सीधा ही होता है। ठीक है, कैसे होगा, पहले क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। पहले लार्ज होगा, फिर स्मॉल होगा, फिर 10 कैल होगा, और फिर 100 कैलोरी होगा, फिर आपका क्या होता है 1000 कैलोरी। तो आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, 1 कैलोरी, 11, फिर 10, 100, फिर 1000 कैलोरी। तो क्या होता है, यह सीधा होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस पर शिक्षा पर लाइक आना चाहिए, इस प्रश्न पर लाइक आना चाहिए कि प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है। वर्षा जल है, समुद्री जल है, पर्यावरण है, हरे पौधे हैं। तो प्रकृति में ऑक्सीजन को जो प्रमुख स्रोत होता है, स्रोत सभी लोग जानते हैं भैया। ऑक्सीजन का प्रमुख, वो भी प्रकृति की बात कर रहे हैं, तो हरे पौधे सबसे आएंगे। हरे पौधे जो होते हैं प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ऑक्सीजन का उत्सर्जन पौधे द्वारा ही होता है, इसलिए प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। तो शिक्षा मानकर शिक्षा जगत के चैनल को लाइक करें, सपोर्ट करें, सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्यता हासिल कर लेंगे, शिक्षा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है, छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन क्या हैं।
ग्रंथालय है, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन है, सर्वे एवं प्रोजेक्ट निर्माण है, या ये सभी हो जाएंगे। तो छात्रों के लिए सीखने के प्रमुख संसाधन जो है वह कौन से होंगे? आपका ग्रंथालय भी होगा, विभिन्न क्रियाओं हेतु सामग्री संकलन भी होगी, सर्वे एक्ट प्रोजेक्ट निर्माण भी होगा। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों लाजवाब प्रश्न आ चुका है कि धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा होता है? कैंसर होता है जो फेफड़ों में होता है, या तपेदिक यानी क्षय होगा, या अल्सर होता है, या अनिद्रा होगा? तो धूम्रपान से होने वाला जो रोग होता है मेरे प्यारे मित्रों, शिक्षक बंधुओं, वह कैंसर होता है। कहाँ पर होता है? फेफड़े पर होता है। क्योंकि जब हम धूम्रपान करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है वहाँ पर? जब चाहे हम अगर धुआं के द्वारा करते हैं तो फेफड़े को नुकसान होता है। अगर कुछ भी ऐसा पदार्थ करते हैं, पेय पदार्थ भी होता है, वो भी फेफड़े में जाता है। तो क्या होता है? धूम्रपान से होने वाला प्रमुख रोग कैंसर ही होता है, जो कि फेफड़ों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कैंसर विषाणुजन्य रोग है। इसके अंतर्गत ऊतक नष्ट होने लगते हैं, परिणाम स्वरूप चोट घाव जल्दी भरते नहीं हैं और वे बढ़ते रहते हैं। तो अगर आपको चोट घाव ये सारी चीज़ें जल्दी इससे मुक्त पाना है, ठीक होना है, तो आपको धूम्रपान से छुटकारा पाना होगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मेरे सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु वीडियो लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करते जाएंगे शिक्षा को। और अगला प्रश्न यह है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है मेरे प्यारे मित्रों? क्या वह आर्गन है, क्रिप्टॉन है, नियान है, या आपकी हीलियम है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान जो अक्रिय गैस है वह आपकी आर्गन गैस है। और इसके बारे में कुछ डिटेल भी है हमारे पास। क्या है डिटेल? कि अक्रिय से तात्पर्य क्या होता है? सभी लोग जानते हैं अक्रिय गैस हमारी आर्गन है। लेकिन यह अक्रिय से तात्पर्य क्या होता है मेरे प्यारे मित्रों? तो अक्रिय से तात्पर्य होता है इनर्ट। इनर्ट से है जो सर्वाधिक मात्रा में आर्गन की है, -0.934%, यानी लगभग 1%। ठीक है, तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो पॉइंट हो गया, यानी कि 0.934% है, तो लगभग 1% के बराबर है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तो आप आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, और सभी लोग जानते हैं 78 आपकी नाइट्रोजन की प्रतिशतता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है? क्या आपका रतौंधी है, रिकेट्स है, स्कर्वी है, या कि आपके क्वाशियोरकर हैं? तो विटामिन से संबंधित एक प्रश्न आपकी टीटी एग्जाम में आना है, ये कन्फर्म है दोस्तों। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग क्या है? वह रतौंधी होता है। क्या होता है? और विटामिन डी के कमी से होने वाला रोग क्या होता है? रिकेट्स होता है। और विटामिन सी के कमी से होने वाला रोग मेरे प्यारे मित्रों स्कर्वी होता है, चर्म रोग होता है। ठीक है, और बोला जाए तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? अगर हम विटामिन ए ज़्यादातर ले रहे हैं तो इसके लिए हमें क्या हो? मछली के यकृत का तेल, गाजर, टमाटर, मक्खन, यह आदि पदार्थों का सेवन ज़्यादा करना होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यह दोस्तों कि आपके विश्रामावस्था में स्वस्थ व्यक्ति की हृदय प्रति मिनट धड़कन होती है? 70 होती है, 72 होती है, 75 होती है, 80 होती है? तो बात की गई है आपकी विश्रामावस्था में, यानी स्वस्थ मनुष्य का पूछा गया है। ठीक है, तो सभी लोग जानते हैं 7 to 2, ठीक है, यानी 72 धड़कन होती है प्रति मिनट। क्या हो जी? 72 धड़कन प्रति मिनट होती है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण क्या होगा दोस्तों? सभी कमेंट करेंगे। आज हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, और शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा में लाइक शेयर करना अनिवार्य है, क्योंकि आप सभी लोग शिक्षक हैं और शिक्षा की महत्ता को आप भली भांति तरह से जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि आप लोग ज्ञानी हैं, ठीक है, अनुभवी हैं। प्रश्न यह है, प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का कौन सा उदाहरण है? बात कर रहे हैं प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक,
इन तीनों के पर्यावरण के बीच जो अंतःक्रिया का उदाहरण है, क्या वह शिकार है, वनों की कटाई है, या निर्माण कार्य है, या उपरोक्त सभी है? तो राइट ऑप्शन जाएगा शिकार की तरफ जाएगा। अंतःक्रिया पूछा गया भैया, इनके बीच जो अंतःक्रिया शिकार है, वन कटाई है, निर्माण कार्य भी है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। अब आप सोचेंगे ये कैसे होता है, क्योंकि दोस्तों वनों की कटाई, शिकार, निर्माण कार्य, प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण के बीच ये एक अंतःक्रिया के एग्जाम्पल है, उदाहरण है आपके। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लाजवाब है, और लाजवाब प्रश्न है तो भैया एक लाजवाब लाइक बनता है। प्रश्न क्या कह रहा है देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु एक शिक्षक निम्न में से किसका चुनाव करेंगे? अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपकी नियुक्ति हो गई, शिक्षक शिक्षिका बन गए, अध्यापक अध्यापिका बन गए, तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आपकी नियुक्ति हुई, आप पढ़ा रहे हैं, विद्यार्थियों में खोज से संबंधित दक्षता का विकास करना है आपको, तो एक शिक्षक होने के नाते आप किसका चुनाव करेंगे, किस ऑप्शन को ज़्यादा पसंद करेंगे? ऐसी पाठ वस्तु जिसे अधिकांश विद्यार्थी पसंद करें, पाठ वस्तु को निर्धारित समय में पूरा करेंगे, ऐसी पाठ वस्तु जो विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हो, या ऐसी पाठ वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो। तो पर्यावरण के अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अब हमें खोज से संबंधित देखना है, तो खोज का जो लगाव है, जुड़ा हुआ है, वह किस ऑप्शन से है? तो खोज से क्या होता है? ऐसी पाठ वस्तु जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़ी समस्या हो, समस्या यानी खोजना। ठीक है, कोई समस्या होगी तो हम खोजेंगे, उसका निदान, हल निकालेंगे, खोजेंगे, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। विद्यालयीन शिक्षा में सही शिक्षक छात्र अनुपात क्या होता है? जब हम विद्यालय में जाते हैं, यानी कि ये दिया गया है विद्यालय में शिक्षक और छात्र का सही अनुपात क्या होता है। ट्रुथ की बात कर रहे हैं, एक्चुअल रियल की बात कर रहे हैं, तो वह अनुपात होता है, कितना होता है? सभी बच्चे कोई 140 बोलता है, कोई 130 बोलता है, लेकिन हम पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक छात्र अनुपात 130 होना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को अधिक हेतु अवसर उपलब्ध कराने में छात्रों को वे सभी परिस्थितियां उपलब्ध कराई जानी चाहिए जिससे छात्र स्वतंत्रता पूर्वक समस्या हल कर सकें। तो सही शिक्षक छात्र अनुपात अगर यह पूछा जाता है तो 130 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण क्या होता है? तो मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण जो होता है वह होता है वर्ष भर गर्मी रहना, क्योंकि हम उष्णकटिबंधीय प्रदेश की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान आप देख सकते हैं। मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में वर्ष भर गर्मी रहना इन प्रदेशों का प्रमुख लक्षण है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान। पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए, स्कूल का वातावरण शामिल होना चाहिए, बच्चों के अनुभव, उपयुक्त जो पाठ्यक्रम होता है, या इन सभी को शामिल करना चाहिए। तो पर्यावरण की पाठचर्या में शामिल होना चाहिए इन सभी को, स्कूल का वातावरण भी, अनुभव भी बच्चों का, और उपयुक्त जो पाठ्यक्रम होते हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे में शिक्षक बंधु वीडियो को लाइक करते जाएंगे, शिक्षा को सपोर्ट करते जाएंगे, क्योंकि पावर्ड बाई शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ पे सिलेक्शन की बात करते हैं। और दिन और रात होने का प्रमुख कारण क्या है? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, सिलेक्शन वाला प्रश्न है। जो दिन रात होते हैं, हमें जब बचपन में थे हमारा क्या होता है सोचने का, यार ये दिन रात होता कैसे है? रात जैसे आती है, खाना खाते हैं, नींद लग जाती है, अंधेला हो जाता है, जब भी हम सुबह उठते हैं उजेला हो जाता है। ठीक है, बचपन में आपने भी सोचा होगा। ठीक है, तो दिन और रात होने का कारण क्या है? चंद्रमा का अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य का अपनी धुरी पर घूमना, या पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, या क्या सही होगा? ये सभी सही होंगे। तो दिन और रात का जो प्रमुख कारण होता है वह क्या होता है मेरे प्यारे मित्र? मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि एकमात्र कारण है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष में घूमना या घूर्णन गति है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है, इस कारण दिन रात क्या होते, छोटे बड़े होते रहते हैं। अब आप देखेंगे ये सूर्य हो गया, मान लीजिए ये सूर्य हो गया, ठीक है, ये सन हो गया, और ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी मान लीजिए इधर आपकी क्या छाया हो गई, तो ये क्या हो गई, इधर रात हो गई, क्योंकि पृथ्वी घूमती रहती है। तो यहाँ दिन दिन रात रात, यहाँ कभी दिन कहीं रात, ठीक है, आधे में ऐसे होता रहता, और इधर दिन होगा।
जहाँ पर सूर्य की प्रकाश पड़ेगी ये आधे में आपका दिन हो जाएगा, ठीक है। और आधे में क्या होगा, इस आधे में रात आपकी होगी, ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले व्यक्ति कौन थे? जीन पियाजे जी ब्रूनर थे, जीन पियाजे जी और आपके एलएम वाइगोस्की थे, लेव वाइगोस्की थे, या आपके लेव वाइगोस्की और आपके ब्रूनर थे, या ब्रूनर और आपके स्पीयरमैन थे। तो बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले जो अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, आपके वह महान वैज्ञानिक जीन पियाजे जी और लेव वाइगोस्की हैं। जी हाँ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पियाजे और वाइगोस्की की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न लाजवाब है कि प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जो प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक होते हैं, सभी लोग जानते हैं, भू आकृतिक कारक, ये भी प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं, सभी जीव भी हैं, जलवायु कारक भी हैं, ठीक है। तो ये सभी आपके जो हैं प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या दिया गया स्क्रीन पर है, सभी मेरे प्यारे में ध्यानपूर्वक देखेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। दोस्तों अगर इन्वायरमेंट की क्लास है, इन्वायरमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? आप भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, आप लोग बताइए। इससे बच्चों का जो होता है अदाई कौशल परमार्जित हो जाता है, बच्चों को अपनी बात बताने में आनंद आता है, अभिव्यक्ति के कौशल का विकास होता है, विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में इन्वायरमेंट स्टडीज की क्लासेज में दोस्तों बच्चों के अनुभवों को महत्व देना चाहिए, क्योंकि विषय को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने पर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया है। हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? हमारा एक ऐसा शरीर का अंग है दोस्तों जहां पर अमोनिया को यूरिया में बदल देते हैं। क्या वह अंग आपका वृक्क है, यकृत है, फेफड़ा है, या आपका हृदय होने वाला है? पूरा सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न यहाँ पे आए हैं, क्योंकि सिलेक्शन सर्वोपरि है। मेरे प्यारे मित्र वीडियो को लाइक कर देंगे और फटाफट शेयर कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे, केयर कर देंगे। केयर करना यानी कि सदस्यता हासिल करना, शेयर करना यानी शिक्षा को सपोर्ट करना। तो हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, यकृत की बात कर रहे हैं, लीवर की बात कर रहे हैं। लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। नोट कर लेंगे सभी लोग, अगर आ गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वह आपकी लीवर और यकृत होती है, जिसका प्रमुख कार्य अमोनिया को यूरिया में बदलना होता है। और यूरिया जो होती है आपके मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? 30% होता है, 25, 50, 10%। तो मैं काफ़ी बार जब आपकी 2-3 महीने जो आपकी इन्वायरमेंट की क्लास हमने चलाई थी उस पर ये सारे प्रश्न आए थे, जिक्र हुए थे कि जब कोई पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का एक स्थानांतरण होता है तो ऊर्जा का लगभग आपके 10% ही स्थानांतरण होता है, ठीक है। और ये बता देता हूँ कि ये नियम किसने दिया था कि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक का ऊर्जा का जो 10% भाग है वही स्थानांतरित होता है, ठीक है। यह नियम जो है 1942 में दिया गया था, 1942 में दिया गया था। और इस नियम के अनुसार 90% भाग प्रत्येक स्तर अपने ऊर्जा को प्रयोग में ले लेता है तथा अपने से आगे केवल 10% के लिए ही छोड़ता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। ज्ञान निर्माण में निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अवधारणा का बनना, अनुभव, अन्वेषण विधिया एवं सत्यापन होगा, या ये सभी होगी? तो ज्ञान निर्माण में इनमें से किसकी आवश्यकता होगी? तो ज्ञान के निर्माण की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। बुद्धि की बात कर रहे हैं, ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो ज्ञान के निर्माण में आपके अवधारणा का बनना का भी आवश्यकता पड़ेगा, अनुभव की आवश्यकता पड़ेगी, अन्वेषण विधिया में सत्यापन की भी आवश्यकता पड़ेगी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। मेरे प्यारे में सभी लोग, आप लोग जानते हैं, समझते हैं, समझदार हैं, अनुभवी हैं, सब लोग यहाँ पे ज्ञानी हैं। आप सभी ज्ञानियों को मेरा प्रणाम है। जय हिंद है, वंदे मातरम है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से कौन जो है वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? जी हाँ, वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। क्या वह प्रोटोजोआ है,
नीली हरी शैवाल है, कवक है, वायरस होगा। तो वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का जो स्थिरीकरण करता है मेरे प्यारे में सभी लोग जानते हैं, वह आपका नीले हरे शैवाल वायुमंडल के स्वतंत्र यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाएगा। तो आप क्या कहला जाएगा, नीली हरी शैवाल हो जाएगा। 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं। सामाजिक बुराइयों का उदाहरण क्या है? दहेज हो गया, बाल विवाह हो गया, बाल श्रम हो गए, तो सभी ये आपकी सामाजिक बुराइयां। दहेज देना ये सामाजिक बुराई है। बाल विवाह देना, बाल विवाह कर देना, छोटे में कम उम्र में ही विवाह कर देना, शादी कर देना। दहेज देना भैया आपने आपने चला दिया, किसी के पास नहीं है, वो बेचारा कैसे देगा? ठीक है। बाल श्रम के लिए बच्चा कार्य करने के लिए इसको पढ़ाई करना है और बच्चा काम में जा रहा है, ये सभी सामाजिक बुराइयां हैं। तो उपरोक्त आपका 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा कैसी होनी चाहिए? इन्वायरमेंट स्टडीज की बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट क्लासेज की बात कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट स्टडीज की क्लासेज कैसी होनी चाहिए? आप लोग शिक्षक हैं, आप लोग बताइए कि पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए, पाठ्य पुस्तक में दी गई गतिविधियों पर आधारित कक्षा होनी चाहिए, या ये सभी प्रकार की कक्षाएं होनी चाहिए? तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं? गतिविधि आधारित कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, ताकि छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत हो सके। अगर बच्चों में कक्षा जो है पर्यावरण अध्ययन की गतिविधि के आधारित होगी कक्षा, तो उससे छात्रों में पर्यावरण के प्रति चेतना जागृत होता है और छात्रों में उसे अपने वास्तविक जीवन से जोड़ा जा सकता है। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम 30वां प्रश्न है। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए कौन सा प्रयास सर्वोत्तम होगा? आप शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, आपको अगर बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना हो तो जो प्रयास होगा वह सर्वोत्तम कौन सा होगा, उत्कृष्ट प्रयास कौन सा होगा? अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों का आयोजन करना, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना, या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करना। तो बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना होगा तो सर्वोत्तम उपाय जो आपके द्वारा होगा, बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना। ठीक है, क्या हो जाएगा? सामाजिक भावना का विकास सर्वोत्तम ढंग से जिससे किया जा सके। तो दोस्तों ये क्लास आप लोगों को कैसे लगी? लाजवाब क्लास है, 30 प्रश्न है। अगर आपको अच्छे लगे, क्या वाकई में ये दिल से आपने छू लिया, ये सभी प्रश्न आपके दिल को छू लिया, तो आप लोग दिल से लाइक कर दीजिए, छोटा सा कमेंट से फीडबैक कर दीजिए और सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अपने शिक्षक को सपोर्ट कीजिए, अपने शिक्षक को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी चैनल यानी अपने शिक्षक के परिवार को सपोर्ट करते रहें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं हमेशा चाहता हूँ आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहें, स्वस्थ रहें, हमेशा एनर्जी फुल रहें, तैयारी जारी रखें। आपका सपना जरूर सक्सेस होगा, पूर्ण होगा। जय हिंद है, वंदे मातरम।